Hello everyone, welcome to biology lecture. Myself Somnath Palichayar. Today we are going to start with our last topic of the last unit you can say, and that is environmental issues. Chapter is going on already और आज का lecture जो रहेगा वो हमारा last lecture रहेगा. Okay? और पहले बता दूं, आप लोगों ने अगर स्टार्टिंग से अगर इस चैप्टर को नहीं सुना है तो पहले उसको सुन के आइए. ठीक है, मतलब पहला आप लोग उस लेक्चर के वीडियोस के साथ गो थ्रू करिए so that you can make a proper link with respect to this chapter. Okay, now let's go ahead with the topic called as a ozone depletion in the stratosphere. Okay, very important topic you can say for the NEET point of view. यहाँ से बहुत सारे questions बनते हैं. Okay, और बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये समझना. ओजोन लेयर विच इज लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फीयर. मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी ये कैसे होते हैं स्ट्रेटोस्फीयर इनके सबके बारे में मेंशन किया है. ओके, नेक्स्ट, इसको इसलिए कहा जाता है ओजोनोस्फीयर. एक लेयर है ओजोन जो कि आपको स्ट्रेटोस्फीयर में देखने मिलेगी. ओके, और इसका दूसरा नाम है वो है ओजोनोस्फीयर. फाइन, अभी इतनी बातें अगर आप लोगों ने समझ ली होगी तो बढ़ते हैं आगे. सी, अभी यहाँ पे थोड़े बहुत है ना, मैंने उसको डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. ओजोनोस्फीयर विच लाइज एट एन एल्टीट्यूड यू कैन से 23 to 25 किलोमीटर ओवर इक्वेटोरियल रीजन. ओके, मतलब इक्वेटोरियल रीजन से थोड़ा ऊपर जाओगे लाइक 23 to 25 किलोमीटर तब आपको ये देखने मिलेगा. ओके, स्लाइटली लोअर एल्टीट्यूड विथ 11 to 16 किलोमीटर की अगर बात करूं तो दिस इज एन हाइट ओवर द पोल्स. तो पोलर पोल जो होते हैं, ओके, तो पोल्स के ऊपर लाइक 11 से 16 किलोमीटर ऊपर है. 90% of the atmospheric zone you can say ozone is present in the ozonosphere. ओके, कितना 95% ऑफ द एटमॉस्फेरिक ओजोन जो है वो आपको ओजोनोस्फीयर में देखने मिलेगा, विच इज मेजर्ड इन केस ऑफ द डॉप्सन यूनिट जिसको शॉर्टकट में DU भी लिखा जाता है. यहाँ पे बनेंगे आपके नीट के क्वेश्चंस. ओके, नेक्स्ट फंक्शन के बारे में समझते हैं. इट डेसिपेट्स द एनर्जी ऑफ यूवी रेडिएशंस. मतलब क्या होता है, तो हाफ ऑफ द यूवी रेडिएशंस जो कि हार्मफुल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लाइक ए होता है, बी होता है, सी होता है, जिसमें से यूवी बी रेडिएशन जो होता है सबसे डेंजरस होता है. ठीक है, एज कंपेयर टू सी एंड ए. ओके, लेकिन मैं यहाँ पे इन जनरल बात करूंगा तो यूवी रेडिएशन जो है, मेजोरिटी ऑफ द यूवी रेडिएशन लाइक हार्मफुल रेडिएशन जो है, इट विल गो बैक टू द स्पेस इटसेल्फ. ओके, कुछ अमाउंट में एब्जॉर्ब की जाएगी. ओके, और कुछ जो अमाउंट की यूवी रेडिएशन जो होती है वो अपने अर्थ तक आती है. फाइन, लेकिन इसके अलावा ये क्या करते हैं तो देखो ये ओजोन को तोड़ते हैं. ओके, इन ऑक्सीजन एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन विल बी रिलीज्ड. नाउ सी, प्रोटेक्शन फ्रॉम द यूवी रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस ऑफ द ओजोन लेयर. सिंपल सी बात है, जितना थिक आपका ओजोन लेयर रहेगा उतना ही प्रोटेक्शन आपको मिलेगा. जितना कम ओजोन लेयर रहेगा, मतलब थिकनेस के हिसाब से जितनी थिकनेस कम होते जाएगी उतना डेंजरस होते जाएगा, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन उतना कम होते जाएगा. ठीक, मतलब कहने का मतलब ये है कि हार्मफुल रेज जो है यूवी रेडिएशंस वो आराम से हमारे अर्थ तक आ सकते हैं. अगर वो ऐसे हुआ तो हम लोग देखेंगे आगे जाके कि क्या क्या ऐसे इफेक्ट्स जो है ओजोन के वजह से क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं. मोर यूवी रेडिएशन रीचेस द अर्थ ओवर द ट्रॉपिक रीजन्स. ओके, तो ज्यादा करके यूवी रेडिएशन जो है हमारे ट्रॉपिक लेवल से ही आती है. देखो, ओजोन होल, अभी ये जो टॉपिक है यही एक्चुअली द मेन पार्ट यू कैन से ऑफ योर ओजोन डिप्लेशन वाला चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है यही है. ओके, डिप्लेशन इज द concentration of the ozone over restricted area as over Antarctica is called as a ozone hole. Okay, आपके एनसीईआरटी के बुक में भी एक अच्छा सा डायग्राम दिया हुआ है जहाँ पे वो ओजोन होल के बारे में बात कर रहे हैं. तो एक रीजन दिया है अंटार्कटिका जिसके ऊपर ओजोन होल देखने मिला है. ओके, मान लो ये पूरा अर्थ है और ये पूरे अर्थ पे से ये जो आप लोग एरिया देख रहे हो इतने एरिया से जो है ओजोन लेयर हट चुकी है, होल हो चुका है. ओके, मीन्स वेरी फाइन मेम्ब्रेन बची अभी वहां पे. और उस रीजन से जो है यूवी रेडिएशन जो कि हार्मफुल रेडिएशन से ठीक इसमें से पास होते हैं और इसी के नीचे अंटार्कटिका रीजन अवेलेबल है. ओके, तो उस एरिया में रहने वाले लोगों को काफी सारी लाइक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. ओके, सो सी,
थिनिंग ऑफ ओजोन शील्ड विल इंक्रीज द अमाउंट ऑफ यूवीबी रेडिएशन, इसी के बारे में मैं बता रहा था, यूवीबी रेडिएशंस रीचिंग द अर्थ। ओके, कैसे समझना है इसको, देखो इस तरीके से समझोगे, 2% मोर इन केस ऑफ द 1% लॉस ऑफ द ओजोन। ओके, अगर 1% लॉस होता है ओजोन का लेयर तो 2% से हमारा यूवीबी रेडिएशन आगे जाएगा अर्थ के पास। ओके, देखो 10% अगर हुआ लॉस तो सी मतलब 10% ज्यादा एक्चुअली यूवीबी रेडिएशन अर्थ तक जाएगी इफ देयर इज अ लॉस ऑफ 5%, ओके, ऑफ द ओजोन। नेक्स्ट, एंड लेटर विल रिजल्ट इन द 2,50,000 स्किन कैंसर्स इन द पीपल। ओके, कितना, 2,50,000 पीपल कैन बी अ पेशेंट ऑफ स्किन कैंसर। इसके अलावा 5 लाख अमाउंट में पीपल जो है वो ब्लाइंड हो जाएंगे। इतना डेंजरस होता है ये ओजोन डिप्लीशन। समझ में आ रही है बात? अगर ओजोन डिप्लीशन हो गया, यूवीबी रेडिएशन सीधा पब्लिक तक आ गया, तो ये दो टाइप की बीमारी जो है, एक तो स्किन कैंसर होना और दूसरा जो है ब्लाइंडनेस होना, ये तो 100% आपको देखने मिलेगा। ओके, इसके अलावा इतना ही नहीं कि ह्यूमन बींग्स के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, इवन द एनिमल्स विल बी गेटिंग द ब्लाइंड ओवर हियर। ओके, जेनेटिक मटेरियल भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके, लाइक कैटरेक्ट नाम की बीमारी भी होने के चांसेस है, वेरियस डिसऑर्डर्स कैन बी टेकिंग प्लेस। ओके, तो बढ़ते हैं आगे, इसको समझते हैं और अच्छी तरीके से, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दिस। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, अभी ऐसे क्या क्या सब्सटेंसेस है जो ओजोन को, लाइक ओजोन की जो थिकनेस है उसको कम करवा सकते हैं, उनके ऊपर असर डाल सकते हैं। जैसे कि मेजर ओडीएस, ओडीएस स्टैंड फॉर द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन माना गया है सबसे इंपॉर्टेंट। ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसी की वजह से ज्यादा करके ओजोन डिप्लीशन देखने मिलता है। लाइक कितना, 14% डिप्लीशन, कम नहीं होता है 14%, राइट? ओके, नाइट्रोजन ऑक्साइड 3.5% डिप्लीशन करवा के देते हैं, वेयर सल्फर डाइऑक्साइड्स आर देयर, हैलोन आर देयर, देन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज देयर, मिथाइल क्लोरोफॉर्म इज देयर, क्लोरीन इज देयर। ओके, इतने सारे जो यहाँ पे मैंने गैसेस लिख के रखे हैं, ये सारी बातें जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस के लिस्ट में आती है। ओके, तो ये लिस्ट आपको याद करना जरूरी हो जाएगी, क्योंकि यही से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इफ सपोज द ओजोन पार्ट इज लाइक एन इम्पॉर्टेंट, ऑलरेडी बोला है, इसमें से ही क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं। तो यही वो सब एरिया से जहाँ से क्वेश्चंस उठाने के लिए इजी हो जाता है। तो सी नोट क्या बोल रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम ओजोन डिप्लीटिंग पोटेंशियल, और यू कैन से ओडीपी। ओके, ओजोन डिप्लीटिंग, you can say over here, potential is in chlorofluorocarbons due to the release of active chlorine. ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्यों इतना डेंजरस है, क्योंकि ये एक एक्टिव क्लोरीन को रिलीज करता है उसमें से, ओके, इन द फॉर्म ऑफ CL और यू कैन से ClO। तो ये आपको कैसे मदद करेगा समझने के लिए, देखो आगे बहुत इजी है इसको समझना। अ सिंगल क्लोरीन एटम कैन कन्वर्ट 1 लाख मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। अगर ओजोन क्या है O3, अगर वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट होते रहा तो ओजोन का जो लेयर है वो थिकनेस में कम होते जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इट वाज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट कॉल्ड एज मोलिना एंड द राउलैंड। ओके, अलोंग विद द वन मोर साइंटिस्ट जिसका नाम है क्रुटजेन। ये आपको जस्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन है, याद रखने वाले जो रिएक्शन है वो यहाँ पे है। तो ये 4 रिएक्शन आपको कंपलसरी बनता है याद रखना। कैसे, देखो, दे हैड गिवन द फॉलोइंग रिएक्शन, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCl3 इन प्रेजेंस ऑफ यूवीसी रेडिएशन। देखो क्या हो रहा है, CFCl2 में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस क्लोरीन रिलीज हो रहा है। अब ये जो CFCl2 है, ये फिर से यूवीसी रेडिएशन में ब्रेक डाउन होगा, CFCl प्लस क्लोरीन रिलीज हो रहा है ना? अब ये जो क्लोरीन रिलीज हो रहा है वो ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा ClO प्लस O2। अब ये जो ClO है वो फिर से ओजोन के साथ रिएक्ट करेगा और 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, एंड क्लोरीन अगेन विल बी रिलीज, और वही बार बार ओजोन को, समझ में आ रही है, ऑक्सीजन को कन्वर्ट में करते रहेगा। तो यही मेन रीजन है, मेन क्राइटेरिया है जिसके वजह से ओजोन का डिप्लीशन हो रहा है। ठीक है, और ओजोन डिप्लीशन होना यानी ओजोन होल फॉर्मेशन हो जाना। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस रिएक्शन कैन मेक यू अंडरस्टैंड ओजोन डिप्लीशन वेरी इजीली। क्लियर कट एक्सप्लेनेशन एकदम। ओके, सेम जैसे कि देखो, कॉन्सिक्वेंटली क्लोरोफ्लोरोकार्बन लाइक CFCs आर बीन रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स। ओके, उनको कहा जाता है SFCs। ओके, एंड हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, HClFCs। ओके, नाउ इसके अलावा इटालॉन करके जो सब्सटेंस है, इटालॉन विच इज यूज्ड इन द फायर एक्सटिंग्विशर इज बीन रिप्लेस्ड विद द 3 ब्रोमो ट्राइफ्लोरोप्रोपीन। ओके, तो ये सब एडिशनल इंफॉर्मेशन है, आपके लिए याद रखना है तो रखो, लेकिन खास करके जो ऊपर तक का जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है वो सारी बातें इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नाउ सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड मिथाइल क्लोरोफॉर्म
also deplete the ozone by the similar method. Okay, so carbon tetrachloride is the another one, and the methyl chloroform again the another one after CFCs. Okay, next नाइट्रिक ऑक्साइड जो कि है ये डायरेक्ट रिएक्ट करता है ओजोन के साथ और इसको कन्वर्ट करता है ऑक्सीजन में, जैसे कि नीचे मैंने रिएक्शन मेंशन करके रखा है। NO plus O3 gives NO2 plus oxygen will be released। समझ में आया? तो डायरेक्ट रिएक्शन। अब ये अंटार्कटिक रीजन में जो ओजोन होल हुआ इसको समझते हैं ठीक तरीके से। Every year, ozone hole is formed, okay, over Antarctica during the spring of the northern hemisphere. तो spring season जो कि like September, October region में आता है, so during that time ozone hole is going to be formed. How? The ozone depleting substance जैसे कि देखो CFCs released by the industrialized area जैसे कि countries like Europe, North America, Russia, Japan, which reaches to the stratosphere from where they आर पुश्ड टूवर्ड्स द पोल्स बाय द विंड्स। ओके, तो विंड के थ्रू सारी एनर्जी जो है, मतलब सारी जो गैसेस है वो मूव ऑन करती है टूवर्ड्स द अंटार्कटिका रीजन। ठीक है, नाउ इससे क्या हो जाएगा? इससे क्लाउड्स फॉर्मेशन हो जाएंगे और क्या, देखो इसको समझना और आसान हो जाएगा। जैसे कि सी ड्यूरिंग विंटर देर इज नो सनलाइट, ओके, टेम्परेचर इज वेरी लो लाइक -85 डिग्री सेंटीग्रेड चले जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? इट फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्लाउड। ओके, एट दिस टाइम द अंटार्कटिक एयर इज कंप्लीटली आइसोलेटेड एंड फ्रॉम द रेस्ट ओवर द अर्थ, मतलब पूरी तरीके से गायब होने वाला है। अभी देखो इस तरीके से क्या होने वाला है, सी इट सर्कुलेट्स ओवर द पोलर रीजन एंड इट्स कॉल्ड पोलर वर्टेक्स। तो पूरा जो कंप्लीटली जो ठंडा एटमॉस्फेयर जो बन रहा है वो पूरा पोलर वर्टेक्स कहा जाता है। ठीक है, as soon as see ice cloud provided the catalytic surface। अब ये जो ice cloud बना उसके पीछे भी रीजन है, it will be acting like a catalytic surface। what do you mean by catalytic reaction? you know it speed up the reaction, है ना। तो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो भी गैसेस आई है ऊपर जो कि क्लाउड फॉर्मेशन में हुआ है, so that all actually going to be form a chlorine। see catalytic surface where the chlorine and other reactants of the ODS, ozone depleting substance, can react with the ozone and degrade it। okay, however the sunlight is necessary for this reaction to take place। इसके अलावा see over here it is available during the spring season when ozone depletion occurs on a very large scale। तो ठंडी के मौसम में क्या हो जाता है, तो वहां पे पूरा क्लाउड फॉर्मेशन हो जाता है, कैटालिक रिएक्शन आप लोगों को देखने मिलेगा। उसी के साथ साथ जो बाकी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज थे उन्होंने जो भी CFCs वाले जो गैसेस वगैरह जो है वो रिलीज किए थे, वो सारी चीजें क्लाउड फॉर्मेशन में चली जाती है और बाकी का आपको पता है स्प्रिंग सीजन में ओजोन डिप्लीशन वाली प्रोसीजर रिपीट होगी। होप यू गाइज अंडरस्टूड वेरी इजीली दिस पार्ट, क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आएंगे। ओजोन होल डिसअपियर्स ड्यूरिंग द समर एज वार्म mixes up the Antarctic air with air of other parts of the world। okay, so ये भी आप लोगों को एक important point है, यहाँ पे ध्यान रख सकते हो। now see now the most important topic, effects of the ozone depletion। UV rays are of three types, एक है UVC, एक है UVB और एक है UVA। ओके, जो सबसे कम और जो सबसे ज्यादा नैनोमीटर वाली जो रेंज होती है वो नॉट इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अ मच हार्मफुल। ओके, जैसे कि देखो 100 से 280 नैनोमीटर की जो है यूवीसी वाली ये एटमॉस्फेयर में एब्जॉर्ब हो जाती है। इसी के अलावा यूवीए जो है ये देखो 320 से लेकर 390 नैनोमीटर तक है, मतलब ये बहुत ज्यादा है वेवलेंथ, सो इट इज नॉट मच हार्मफुल। लेकिन जो मीडियम होती है लाइक 280 से 320 नैनोमीटर जो रेंज होती है इट्स लाइक हार्मफुल मानी गई है एंड इट विल बी लाइक डीपली पेनिट्रेट द ओजोन रीजन। ओके, डीपली पेनिट्रेशन करती है। नाउ सी ड्यू टू दिस यूवीबी कॉर्निया विल बी गेटिंग इन्फ्लेट। अगर आप लोग इसके कांटेक्ट में आ गए तो आंखों का कॉर्निया जो है वो लाइक इन्फ्लेट हो जाएगा। इट विल रिजल्ट इनटू द स्नो ब्लाइंडनेस। ओके, जिसको हम लोग कैटरैक्ट भी कहते हैं। स्किन कैंसर विल बी सीन, एनिमल विल आल्सो बी गेटिंग ब्लाइंड। इतना ही नहीं, न्यूक्लिक एसिड में भी डैमेज देखने मिलेंगे जिसके कारण डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, प्रोडक्टिविटी लाइक प्लांट्स इज आल्सो गोइंग टू लॉस देयर फोटोसिंथेसिस लाइक एक्टिविटी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, अगर देखो प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह ये सारी चीजों को फिक्स करना पड़ेगा, है ना। अगर यही फोटोसिंथेसिस वाली एक्टिविटी अगर रिड्यूस हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन किसका बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बढ़ेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो सिंपल सी बात है ये ग्लोबल वार्मिंग में रिजल्ट करेगा, है ना। तो एटमॉस्फेयर क्या होने लगेगा, काफी गर्म होने लगेगा। ठीक है, so this is how you can understand the problems associated with the ozone, right? Now see डिग्रेडेशन बाय द इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस। ये एक टॉपिक आपको दिया है, ये बहुत आसान सा टॉपिक है जो ऑलरेडी आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
So degradation of the natural resource can occur not just by the action of pollutants. खाली pollutants responsible नहीं है natural resource को degrade करने के लिए, okay? But also the improper resource utilization practice. अगर हम लोगों ने हमारे जो resources जो हमको freely मिल रहे हैं atmosphere से, अगर उनको हम लोगों ने ठीक तरीके से use नहीं किया, है ना, लालच के जैसे हम लोगों को लाइक मिल रहा है और हम लोगों ने लालच किया उसके लिए, उसके रिस्पेक्ट में, और उसको अननेसेसरली किसी भी तरीके से यूज कर लिया और उसको वेस्ट कर दिया, सो दैट इज व्हाट, एक टाइम ऐसा आएगा कि वहां पे कुछ बचेगा ही नहीं, है ना। तो इन शॉर्ट सारी चीजें क्या हो गई, डिग्रेड हो चुकी है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। सॉइल इरोजन एंड डेजर्टिफिकेशन, मतलब देखो सॉइल इरोजन मतलब सॉइल का गायब हो जाना, एंड अगर सॉइल वगैरह सारी चीजें गायब हो रही है, सॉइल फर्टिलिटी वगैरह ये सारी चीजें कनेक्टेड है सॉइल के साथ, एक टाइम ऐसे आएगा कि अभी उसके ऊपर कुछ भी कर नहीं सकते, तो वो डेजर्टिफिकेशन है, मतलब डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया है, ऐसे मान सकते हो। ठीक है, ये क्या हो सकता है, देखो कैसे हो सकता है, देयर आर व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। ओवर कल्टीवेशन मतलब एक ही जगह पे बार बार कल्टीवेट करते रहना, जिसके कारण सॉइल अपनी फर्टिलिटी भी लॉस कर सकता है। दूसरी बात, अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, है ना। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन मतलब लाइक to cut chop out all the trees and all those things, okay? Poor irrigation practices can leads to this soil erosion and desertification. Then increase urbanization मतलब रहने के लिए जगह ही नहीं बची है, इतना सारा पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण हम लोग पेड़ों को काट के वो सारी जो जगह है वो अपने रहने के लिए, हैबिटेट बनाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सो इसी को कनेक्टेड एक और टॉपिक आपके एनसीईआरटी में दिया है, जिसको कहा जाता है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज मतलब इरिगेशन करना है, अगर प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं रखोगे तो वो जो भी प्रोडक्टिविटी आप लोग वहां पे ग्रो करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा, ओके। ऑफ ए वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग इन द सॉइल, ओके, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सॉइल में अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में पानी अगर ज्यादा समय तक रहेगा तो सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज हो जाएगा सॉइल में, और ऐसी सॉइल कुछ काम की नहीं है, राइट। इट विल लीड्स टू अ डैमेज टू द एग्रीकल्चर। फाइन, ये सारी बातें अगर आप लोगों ने समझ ली है तो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके स्क्रीन पे, डिफॉरेस्टेशन। अगेन यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ डिफॉरेस्टेशन, लेट्स सी व्हाट आर द थिंग्स। यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जो कि आपको कंपलसरी याद रखने बनते हैं, ओके। लाइक सी, फॉरेस्टेड एरिया टू द नॉन फॉरेस्टेड वन, मतलब यही होता है मीनिंग डिफॉरेस्टेशन का। अगर मैं ट्रॉपिक रीजन की बात करूं तो 40% फॉरेस्ट हैज बीन ऑलरेडी लॉस्ट, okay, 1% is lost from the temperate region, and forests which are covered about 30% of the land of India, see, और फॉरेस्ट जो है हमारे इंडिया में वो हमारे लैंड का लाइक 30% हिस्सा जो है वो कवर कर चुका है, ओके। नेक्स्ट जो है, सी, by the end of the century it shrunk to 19.4%, whereas the national forest policy 1988 of India has recommended 33% of the forest cover for the plains and 67% for the hills। तो ये भी कुछ वैल्यूज है जो कि आपको यहाँ पे याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट क्या बोल रहा है, डिफॉरेस्टेशन ऑकर ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटीज। अभी देखो हमारे कारण डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ऐसे क्या रीजंस है जिनकी वजह से ये एक्टिविटी हो रही है, जैसे कि देखो कन्वर्जन ऑफ द फॉरेस्ट टू द एग्रीकल्चर रीजन, ओके, एग्रीकल्चर लैंड, सो एज टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगा तो खाने पीने का तो डिमांड बढ़ेगा, और खाने पीने का डिमांड बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर का डिमांड बढ़ेगा। इन शॉर्ट, एग्रीकल्चर करना है तो जगह चाहिए, जगह चाहिए तो फॉरेस्ट दिमाग में आएगा, फॉरेस्ट दिमाग में आएगा तो वहां के ट्रीज वगैरह जो है उनका बलिदान देना पड़ेगा, तब जाके आपको जगह मिलेगी। ठीक है, तो हाउ द थिंग्स हैज बीन कनेक्टेड नाउ यू ओनली सी ओवर हियर, समझ में आ रही है बात। ठीक है, नाउ सी, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, कॉमनली कॉल्ड एज अ जूम कल्टीवेशन इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया, ओके, हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू द डिफॉरेस्टेशन। ये स्लैश एंड बर्न का मतलब होता है फार्मर्स विल बी कटिंग ऑफ द ट्रीज, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है प्लांट्स का उसको जला देना होता है। ठीक है, जो जलाने के बाद जो ऐश कंटेंट होता है ना, जो भी ऐश में कन्वर्ट होता है, दैट ऐश इज गेटिंग एडेड इनटू द सॉइल व्हिच विल बी वर्किंग एज अ फर्टिलाइजर, वेरी गुड फर्टिलाइजर यू कैन से, ओके। और जो लैंड होता है अभी उसको यूज किया जाएगा फार्मिंग के लिए या तो फिर ग्रेजिंग के लिए। ठीक है, यही सारी एक्टिविटी बार बार हर साल रिपीट होगी, लेकिन लेकिन अगर हम लोग पॉपुलेशन को ध्यान में रख रहे हैं, सी, इंक्रीज इन द पॉपुलेशन विल repeat the cultivation, okay, with repeated cultivation which will be results in the deforestation, okay। now due to this what will happen, but obviously बात है, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो है एटमॉस्फेयर में बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा। इसी के अलावा वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी थी उस एरिया की वो लॉस हो जाएगी, इसके वजह से हाइड्रोक्लोरिक सी हाइड्रोलॉजिक साइकिल जो है इसको डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सॉइल इरोजन हो जाएंगे, डेजर्टिफिकेशन हो जाएगा। समझ में आ रही है बातें, सो दिस इज हाउ योर चैप्टर इज कनेक्टेड। इसी के अलावा यहाँ पे एक केस स्टडी दी है, केस स्टडी ऑफ द पीपल पार्टिसिपेशन इन द कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी यू कैन से, जहाँ से नीट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ओके।
तो ध्यान देने वाली बात है आपके लिए। नाउ सी, पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज अ लॉन्ग हिस्ट्री इन इंडिया। जैसे कि देखो, इन 1731 द किंग ऑफ जोधपुर इन राजस्थान आस्क्ड वन ऑफ हिज मिनिस्टर टू अरेंज अ वुड। वुड भी क्यों चाहिए? ताकि ये अपना एक बहुत अच्छा सा पैलेस बना सके। ठीक है, अब इसने क्या किया, मिनिस्टर को तो ऑर्डर दे दिया, तो मिनिस्टर ने क्या किया, कुछ वर्कर्स को लेके गए अपने साथ फॉरेस्ट में। वो भी ऐसे फॉरेस्ट में गए जहाँ पे जो बिश्नोइस थे वो वहां पे रहते थे। ओके, वो उनका एरिया था। तो बिश्नोइस कम्युनिटी ने क्या किया, सी इज नोन फॉर इज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर। मतलब बिश्नोइस के जो सोसाइटी है, जो कम्युनिटी है, वो वहाँ के फॉरेस्ट के साथ एकदम पीसफुली सर्वाइव करती है, क्योंकि उनका जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी बातें जो है वो फॉरेस्ट से उनको मिलती थी। और इतना ही नहीं, इन रिटर्न दे आर टेकिंग केयर ऑफ द नेचर। ठीक है, तो अभी क्या हो गया देखो, द एफर्ट टू कट डाउन द ट्रीज बाय द किंग्स वाज थ्वार्टेड बाय द बिश्नोइस। तो मतलब जो भी एक ऑर्डर था किंग का कि वहाँ के ट्रीज को काटो, वहाँ के जो वुड्स वगैरह है उनको लेके आओ, सो दैट वी कैन बिल्ड अ वेरी गुड पैलेस ओवर हियर। तो वो जो ऑर्डर था वो बिश्नोइस कम्युनिटी ने, बोलते हैं ना, ठुकरा दिया। जिसके कारण क्या हो गया, सी एक बिश्नोई वुमेन, बिश्नोई कम्युनिटी एक वुमेन थी जिसका नाम था अमृता देवी। ओके, ये खुद सामने आ गई और इसने प्लांट को हक कर लिया। प्लांट को हक करते हुए उसने ये भी कहा, अगर आपको लकड़ी काट के लेके जाना है, प्लांट काट के लेके जाना है, तो सबसे पहले मुझे काटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो था एक सिनेरियो जो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो, ये ऐसा हुआ। उस जो वर्कर्स जो लेके गए थे प्लांट चॉपिंग के लिए, उन्होंने इन सारी बातों पे ध्यान नहीं दिया। सो फाइनली दे किल्ड अमृता देवी, और साथ में ही वो लोग ने जो अमृता देवी के जो 3 डॉटर्स थे उनको भी मार दिया। और साइमल्टेनियसली जब इसी के साथ, इसको साथ देने के लिए जो बाकी के जो पूरे बिश्नोइस कम्युनिटी के जो लोग थे, इन्होंने इनको भी एक्चुअली मार के फिर वहां का पूरा जो वुड था वो लेके गए। ओके, सो सैडली द किंग्स मैन डिड नॉट नीड टू हर प्लीज, और फाइनली क्या हो गया, एंड कट डाउन द ट्रीज along with the अमृता देवी। ओके, सो शी हैड sacrificed her life for the nature। ठीक है, तो यही सारी बातें हैं जो इस पैराग्राफ में आपको देखने मिलेगी। हर 3 daughters and the hundreds of the other Bishnois followed her and thus lost their lives in the saving trees। Now, where in history do we find a commitment of this magnitude when human beings sacrificed their lives for their, you can say, for the cause of the environment? Okay, next, see over here. The government of India has recently instituted the Amrita Devi Bishnoi, ओके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो अभी अमृता देवी के नाम पे एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड भी लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जाहिर कर दिया है। फॉर हुम, फॉर दोज इंडिविजुअल्स एंड द कम्युनिटीज फ्रॉम द रूरल एरियाज that have shown the extraordinary courage and dedication in the protecting the wildlife। ठीक है, तो उन ऐसे लोगों के लिए वो अवार्ड रखा गया है। अभी यहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स है ना, ईयर बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये ध्यान देने वाली बात है कौन से साल में क्या क्या मूवमेंट आए। तो जैसे कि 1974 में चिपको मूवमेंट आ गया ऑफ द गढ़वाल हिमालयस। ओके, लोकल वुमेन शोड enormous bravery in protecting the trees from the eggs of the contractors by hugging them। ओके, तो पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव acclaimed द चिपको मूवमेंट। अभी सारे दुनिया के लोगों ने ये चिपको मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लिया गया है। Okay, the government of India in the year of 1980s has introduces the concept of the joint forest management, जिसको हम लोग JFMB कहते हैं। कभी कभी फुल फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं। ओके, तो सारी बातों को ध्यान देना, आराम से पढ़ना, इजीली करो, लिस्ट बना लो इन सारे पॉइंट्स की। ठीक है, सो एज टू वर्क क्लोजली विद द लोकल कम्युनिटीज। अभी सारे वहाँ के लोकल कम्युनिटीज को लेके जब ये मैनेजमेंट काम करता है, तो इन रिटर्न वहाँ के लोगों के लिए क्या मिलता है, तो फॉरेस्ट का जो भी प्रोडक्ट होता है ना, जैसे कि लाइक फ्रूट्स, गम्स, रबर्स, मेडिसिन, ये सारी बातें उनको इन रिटर्न दी जाती है। ठीक है, सो इस तरीके से वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग रखते हुए पूरा ध्यान दिया जाता है नेचर की तरफ। सो here we completed the syllabus of your class 12। read your NCERT for the last unit, it is very very important। okay, any doubts you can ask me anytime। okay, so take care, bye bye।